साल 322 ईसा पूर्व में भारत में एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जिसे भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत माना जाता है। इस साल एक ऐसा राजा मगध की गद्दी पर बैठा जिसने सबसे पहले भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। अपनी ताकत के दम पर उसने यूनानियों तक को हराया और एक मजबूत शासन की नींव डाली। ये राजा कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। नंद वंश को हराकर फिर देश के अलग अलग हिस्सों को जीतकर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को अक्सर अशोक की महानता के आगे भुला दिया जाता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने की कहानी को जानेंगे। कैसे उन्होंने सबसे ताकतवर मगध साम्राज्य के राजाओं को हराया और वो कौन से तरीके अपनाए कि करीब 250 सालों तक मौर्यों का शासन देश के एक बड़े हिस्से पर रहा। ये सब जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, इस पर इतिहास में बहुत बहस है। अलग अलग जगहों पर उनके बारे में अलग अलग तरह की जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि वो राजा नंद की ही एक पत्नी मुरा के पुत्र थे, तो वही विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त को कुलहीन मौर्य पुत्र बताया गया है। इसी तरह बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सुत्त में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है, जो कि शाक्यों से संबंधित है। इसी तरह बौद्ध ग्रंथ एक है महाबोधिवंश, दिग्घ निकाय और दिव्यवदान, इनमें भी मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। अब इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पिप्पिली वन के मौर्य समुदाय से आते थे और इनके पिता मौर्य जाति के सरदार थे। एक युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, जिसके बाद उनकी पत्नी मुरा को पाटलिपुत्र यानी पटना जाना पड़ा, जहां उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया। यहीं पर वो बड़े हुए और चाणक्य की नजर में आए, जो कि तक्षशिला के महान शिक्षक थे। कहा जाता है कि चाणक्य एक बार पाटलिपुत्र आए नंद राजा घनानंद से मिलने, लेकिन उनके चेहरे को देखकर राजा ने उनका अपमान किया। इस अपमान से ही क्रोधित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो नंद वंश का समूल विनाश कर देंगे। इसी बीच उनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त से और दोनों ने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। फिर चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की ही देखरेख में कला, शिल्प और सैन्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। दोनों ने मिलकर अपनी एक सेना बनाई। मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की थी। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज और पारसीक लोग शामिल हुआ करते थे। अब उधर बात करें नंद वंश की, तो पूरा उत्तर भारत उनके कब्जे में था। उनकी सेना सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी, जिसमें 3000 तो सिर्फ हाथी शामिल थे। नंदों की इस विशाल सेना के डर से तो दुनिया जीतने वाले सिकंदर की सेना ने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया था। चंद्रगुप्त को नंदों की ताकत पता थी, इसलिए उन्होंने लड़ने के लिए पहले एक बड़ी सेना और एक मजबूत राज्य खड़ा करने की सोची। सबसे पहले साल 322 ईसा पूर्व में उसने सिंध के क्षेत्र को जीता, जहां मैसिडोनियन लोगों का कब्जा था। सिंध का एरिया सिकंदर के कब्जे में आता था, लेकिन तब यूनानियों के बीच एक संधि के चलते सिंध के गवर्नर को हटा दिया गया था। मौका पाकर चंद्रगुप्त ने साल 321 ईसा पूर्व तक पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने पंजाब की तरफ रुख किया। यहाँ भी यूनानियों के एक सेनापति थे यूडेमस, उसका कब्जा था। चंद्रगुप्त ने उसको हराकर पंजाब पर भी अपना कब्जा कर लिया। उसका राज्य अब झेलम और सिंधु नदी के बीच के एरिया पर हो गया। उस टाइम पर मगध साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी को छूती थी, यानी कि चंद्रगुप्त नंदवंश के बिल्कुल करीब आ गया था। यहीं पर एक बात आप और नोटिस करोगे कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के यूनान से आए विदेशियों को भी भारत से भगा दिया था वेस्टर्न इंडिया पर कब्जा करते टाइम। अब बारी थी नंदवंश से लड़ाई की, लेकिन यहीं पर चंद्रगुप्त और चाणक्य से गलती हो गई। असल में नंद राजा अपनी क्रूर पॉलिसीज की वजह से बदनाम थे, तो चंद्रगुप्त को लगा कि वो आसानी से राजा घनानंद को हरा देंगे। जैन और बौद्ध परंपराओं में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सीधे मगध के केंद्र यानी कि उनकी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया, लेकिन नंद क्योंकि ताकतवर थे, इसलिए चंद्रगुप्त को मुंह की खानी पड़ी। महावंश टीका में इसे लेकर एक कहानी कही जाती है, जो कि बहुत पॉपुलर है। हारने के बाद चंद्रगुप्त एक बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे हुए थे। एक दिन उन्होंने उस बूढ़ी औरत को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। बच्चे ने असल में अपनी उंगलियां जला ली थी, क्योंकि वो खिचड़ी को किनारे से नहीं बल्कि बीच से खा रहा था। यहीं पर चंद्रगुप्त को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आई। केंद्र हमेशा ताकतवर होता है, इसलिए पहले किनारे को जीतो। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति बनाई। उसने सिंध के एरिया से एक एक करके छोटे छोटे राज्य जीतने शुरू किए। इस तरह उसने नंदों की ताकत को काफी कम कर दिया और पश्चिम से जीतते जीतते आखिरकार वो पाटलिपुत्र की सीमा तक पहुंच गया और कमजोर हो चुके घनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र को घेर कर उसे हरा दिया। उसने घनानंद को मारा नहीं बल्कि कलिंग की ओर भेज दिया। इस तरह पंजाब, सिंध और मगध को जीतने के बाद चंद्रगुप्त का साम्राज्य सिंधु से लेकर गंगा के मैदानों तक और उससे आगे हिंदू कुश तक फैल गया। हालांकि चंद्रगुप्त बस इतने तक ही नहीं रुके। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत के बाद
उसके सेनापतियों में से एक सेल्यूकस निकेटर हुए। उन्होंने भारत पर फिर से हमला किया। सिंध और पंजाब के जिन हिस्सों पर चंद्रगुप्त ने कब्जा किया था, सेल्यूकस ने वहां पर भी कब्जा करने की कोशिश की। ग्रीक हिस्टोरियन अप्पियन वो कहते हैं कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी को पार किया और एंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि शास्त्रीय लेखकों ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच के संघर्ष का कोई विवरण नहीं दिया, यानी कि हमारे यहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। वो केवल चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में हुई संधि की शर्तों का उल्लेख करते हैं। इस युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह से पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार और हेरात सौंप दिए। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी और बदले में 500 युद्ध हाथियों का उपहार दिया था। इसी टाइम पर सेल्यूकस ने अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने फिर इंडिका नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा। इस तरह अगर आप देखोगे तो उत्तर भारत के लगभग हर हिस्से पर कब्जा करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का और भी ज्यादा विस्तार किया। गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र और काठियावाड़ को जीतकर पश्चिम भारत को भी जीत लिया था। इस तरह पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त ने महाराष्ट्र के सौराष्ट्र, अवंती और कोंकण पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद वो साउथ इंडिया की तरफ बढ़े और मैसूर और नेल्लोर तक के एरिया पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इतिहासकार हालांकि मानते हैं कि चूंकि अशोक ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही जीत हासिल की थी, यानी कि कलिंग की लड़ाई लड़ी और उसे जीत लिया था, और चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे बिंदुसार, उन्होंने कोई विजय नहीं हासिल की थी, इसलिए ये तो तय है कि दक्षिण में मौर्य साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त का काम था। इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो चंद्रगुप्त ने वेस्ट इंडिया से शुरू करते हुए नंदों को हराया और पूरे उत्तर भारत को जीतने के बाद विंध्य पर्वत पार करके दक्षिण के एक बड़े हिस्से को भी जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास का पहला राजा था जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। इतिहासकार हुए हैं H.C. राय चौधरी। उनके हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में फारस की खाड़ी तक, पूर्व में मगध और बंगाल तक शामिल थे, पश्चिम में सौराष्ट्र तक और दक्षिण में मैसूर के चित्रदुर्ग जिले और मद्रास के नेल्लोर जिले तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के इस महान साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वही पाटलिपुत्र जहां से मगध साम्राज्य की शुरुआत हुई थी और चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य वंश मगध साम्राज्य का चरमोत्कर्ष था। तो दोस्तों ये थी कहानी सम्राट चंद्रगुप्त की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।